बट कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर चाहता है इंसान कि वो मेरे साथ रहे और वो अट्रैक्ट हो जाए, बट कुंडली में ऐसा कुछ है कि वो होएगा ही नहीं, तो आप मना कर देते हो कि भाई ये मैं नहीं होने बिल्कुल मना वाला। कर देती हूँ। ऐसा ही एक केस आया था एनी टाइम पे मेरे पास, जहाँ पे एक लड़की मेरे पास आई और उसने मुझे पूछा कि मेरी लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज। तो मैंने उसकी कुंडली देख के बोला रिलेशनशिप तो आपका होगा लेकिन आपकी लव मैरिज नहीं लिखी है। तो शी वॉज़ वेरी फ्यूरियस। शी सेड कि मेरी ना 4 साल का रिलेशनशिप है और 2 महीने बाद मेरी उसी लड़के से शादी हो रही है। तो मैंने उसकी कुंडली देखी, मैंने उसे कुछ नहीं बोला। मैंने उसको इतना बोला, देखिए होई सोई जो राम रची राखा, जो राम जी ने रच दिया है होगा वही, आप और मैं सिर्फ इंसान हैं, गलतियां हमसे भी होती हैं। और कह के मैंने फ़ोन रख दिया। 3 हफ्ते बाद उस लड़की ने मुझे कॉल किया। शी वॉज़ लिटरली क्राइंग ऑन फ़ोन एंड शी सेड कि मैम पेरेंट्स में कुछ कन्फ्यूज़न हो गया है मैरिज के अरेंजमेंट्स को लेके, और वो बात इतनी बढ़ गई है कि लड़के वालों ने रिश्ता तोड़ दिया और वो लड़का भी 4 साल के रिलेशनशिप को इग्नोर करके अब अपने पेरेंट्स की ही बात मान रहा है और मुझे उसने ब्लॉक कर दिया और मेरे से बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा देखिए आपकी कुंडली लव मैरिज वाली कुंडली है ही नहीं, आपकी मैरिज होगी। और मैंने उन्हें टाइम फ्रेम भी बताया कि आपकी मैरिज कब होगी। मैंने कहा लेकिन जिससे भी होगी वो इंसान इससे भी अच्छा होगा। तो ये मत सोचो कि आपके साथ बहुत बुरा हुआ है। कई बार समटाइम्स यू नो नॉट गेटिंग व्हाट यू वांट इज़ अ वंडरफुल स्ट्रोक ऑफ लक। आपकी लाइफ में अगर आपको कोई रिलेशनशिप या कोई पर्सन नहीं मिल रहा है तो कुछ भगवान ने उससे बेहतर सोचा होगा और अच्छा सोचा होगा और आपकी लाइफ आगे बहुत अच्छी है, मैरिड लाइफ, इसीलिए आपके साथ ये हुआ है। आपको शायद अभी रियलाइज़ नहीं हो रहा है लेकिन 2 years 3 years डाउन द लेन यू विल रियलाइज दिस थिंग। और मैम आप इस चीज़ को ऐसे देखते हो कि सोलमेट्स से ही शादी होती है, कहा जाता है कि भाई आपका जो सोलमेट है उसी से होती है, तो ऐसा होता है सही में? और अगर होता है तो फिर जैसे डाइवोर्स भी हो जाते हैं लोगों के शादी करने के बाद, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए सोलमेट का कॉन्सेप्ट जो है ना, लोगों ने बहुत गलत इसको समझा है। सोलमेट ज़रूरी नहीं आपका लव पार्टनर हो। सोलमेट कोई भी हो सकता है, 2 फ्रेंड्स भी सोलमेट हो सकते हैं, आप दोनों भी एक दूसरे के सोलमेट हो सकते हो। सोलमेट हमारा ब्रदर भी हो सकता है, सोलमेट हमारी मदर भी हो सकती है, हमारा पेट एनिमल भी हमारा सोलमेट हो सकता है। तो ऐसा नहीं होता है कि सोलमेट सिर्फ लव पार्टनर होता है। जिसके साथ आपकी मैरिज होती है, कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जिसकी वजह से हम एक दूसरे के साथ मिलते हैं। इस लाइफ में कोई ना कोई रोल निभाने आए होते हैं, अपने लाइफ पार्टनर के साथ भी, अपने मदर फादर ब्रदर सिस्टर, इन सब के साथ हमारे कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। और सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स होते हैं। कई लोग सोचते हैं कि ये मेरा सोलमेट है तो मेरी शादी इससे हो, ऐसा नहीं होता है। अब आपके पास अगर कोई क्लाइंट आते हैं वो डिवोर्सी हैं, तो फिर आप उनको किस तरीके से ट्रीट करते हो, किस तरीके से बोलते हो कि शादी में वो मतलब एक और शादी करें, आप उनको क्या सजेस्ट करते हो? देखिए ऐसे में हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं कि इनकी शादी सेकंड मैरिज अच्छी रहेगी या नहीं रहेगी। क्योंकि कई बार होता है कि सेकंड मैरिज भी मुझे बहुत ख़राब दिख रही होती है और एक इंसान टॉक्सिक मैरिज से निकला है, उसके बाद वो अगेन एक दूसरी टॉक्सिक मैरिज में चला जाए, वो भी ठीक नहीं है। तो ऐसे में जनरली हम एडवाइस देते हैं कि मैरिज सेकंड आप करना, ये टाइम फ्रेम है, लेकिन बहुत सोच समझ के और कुंडली मिलवा कर ही करना। अभी एक रिसेंटली ऑस्ट्रेलिया से मेरे पास केस आया था। उस लेडी का जब मैंने चार्ट देखा, मैंने कहा आपकी तो मैरिज में बहुत मुझे दिक्कत दिख रही है और डिवोर्स भी मुझे दिख रहा है। तो शी सेड कि मेरे ऑलरेडी 2 डिवोर्स हो चुके हैं, बट मेरा बच्चा इतना छोटा है, मुझे कंपेनियनशिप चाहिए, मुझे लोनलीनेस बहुत फील होती है, तो मुझे शादी करनी है। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा देखो अगर इवन इफ़ यू गो फॉर थर्ड मैरिज इट्स नॉट गोइंग टू वर्क। तो उन्होंने मुझे एक लड़के की कुंडली दिखाई। तो मैंने उनको बोला लड़के की कुंडली बहुत अच्छी है, लड़का केयरिंग है, आप चाहो तो इससे मिल लो, लेकिन थोड़ा सोच के ही शादी करना, क्योंकि थर्ड मैरिज में भी डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है। वो उस लड़के से मिलकर आई ऑस्ट्रेलिया में, मंदिर में शादी कर आ गई। 2 महीने बाद उन्होंने मुझे कॉल किया और मुझे कहती है कि मैम मुझे अच्छे से याद है आपने मुझे मैरिज के लिए मना किया था, लेकिन मैंने फिर भी शादी कर ली। अब मुझसे शादी में रहा नहीं जा रहा, मुझे वापस जाना है, अब मैं क्या करूँ? मैंने कहा अब तो आपने शादी कर ली, अब क्या हो सकता है, अब तो आप डिवोर्स ही लोगे, तीसरा भी। मैंने कहा आप अपनी लाइफ में रिलेशनशिप में आ सकते हो किसी के साथ, बट मैरिज कभी वर्कआउट नहीं करेगी। बिकॉज देखो थर्ड मैरिज में भी शी वॉज सो अनकम्फर्टेबल, उसकी थर्ड मैरिज भी नहीं चलनी थी। तो मतलब इस केस में रिलेशनशिप्स वर्क कर जाएंगे बट वो शादी नहीं कर सकते? हाँ, शादी टूटने के क्योंकि योग हो जाते हैं ना। देखिए रिलेशनशिप तो एक लिमिटेड टाइम फ्रेम के लिए होते हैं कि ठीक है 1.5 साल चल गया, 2 साल चल गया, 2.5 साल चल गया, तो इतना टाइम फ्रेम में चल जाएगा रिलेशनशिप।
बट उसमें भी अगर किसी की कुंडली में शुक्र खराब है, 5th हाउस खराब है, 7th हाउस एफ्लेक्टेड है, तो उसमें भी दिक्कत आती है। और मैम जैसे अब तो नई जनरेशन आ गई है और बहुत ज़्यादा डर भी फैला हुआ है कि शादी करे ना करे, क्योंकि माहौल है ही नेगेटिव काफ़ी ज़्यादा। तो नए जो बच्चे हैं जो शादी करना चाहते हैं, उनको आप क्या सजेस्ट करते हो कि कैसे अपना साथी ढूंढें या क्या चीज़ें देखें? देखिए, सबसे ज़्यादा तो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। कि सामने वाला आपके इमोशंस को समझ रहा है या नहीं समझ रहा है। इमोशनल कंपैटिबिलिटी होना आज की डेट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जेन जी जो है, ये 2000 वाले जितने भी बॉर्न हैं, ये हाईली इमोशनल हैं। ये बच्चे ये बहुत कंफ्यूज रहते हैं अपनी लाइफ में। और अगर मैं बोलूँ कि इंटेलिजेंट बहुत हैं, लेकिन इमोशंस को लेके बहुत कंफ्यूज रहते हैं। इनको क्लैरिटी नहीं मिलती कि ये सामने वाला हमारे साथ सीरियस भी है या नहीं है। तो ऐसे में जनरली आप एनर्जी रीडिंग करवा सकते हैं, सामने वाले की लॉयल्टी चेक भी करवा सकते हो कि कुंडली के हिसाब से क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। और अगर आपको मैरिज करनी है तो डेफिनेटली गुण मिलान, मैच मेकिंग बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस टूल होता है, जिसके थ्रू हम सजेस्ट कर सकते हैं कि ये पर्टिकुलर बंदा आपके लिए सही भी है या नहीं है। मैम अगर कोई बंदा सही नहीं है तो क्या कुछ रेमेडीज ऐसी होती हैं जो वर्क करवा दे चीज़ों को? देखिए, जैसे कई लोग इस नाम पे बहुत सारे पैसे ठग लेते हैं और अल्टीमेटली उन्हें दिख रहा है 1-2 साल बाद शादी तो डिसॉल्व हो ही जाएगी, अपने पैसे बना लो। तो ऐसा कुछ होता है कि 2 बंदे अगर नहीं बने एक साथ रहने के लिए, तो कुछ रेमेडी करके वो हो सकता है पॉसिबल? देखिए, कुछ रेमेडी करने से फ़र्क पड़ता है। मैं ये बोलूँगी 30-40% फ़र्क पड़ता है, लेकिन आप किसी की पर्सनालिटी नहीं चेंज कर सकते। अगर एक इंसान एग्रेसिव है तो वो एग्रेसिव रहेगा। हाँ, रेमेडीज़ करवा के उसका एग्रेशन लेवल हम 20-30% रिड्यूस कर सकते हैं। हस्बैंड वाइफ के बीच में थोड़ा सा और पॉजिटिव एंगल, लव, अफेक्शन, प्यार ला सकते हैं। बट उस चीज़ को 100% एलिमिनेट करना कि भाई अगर कोई टॉक्सिक है तो है, उसको 100% चेंज वो अपनी दशा पैटर्न के हिसाब से ही होगा। हम ये बता सकते हैं कि इस इंसान का लाइफ में टर्निंग पॉइंट कब आएगा, ये इतना टॉक्सिक है, टॉक्सिटी से ये पॉजिटिव कब होगा। अच्छा। अब जैसे एक अगेन एक फॉरेन से ही केस आया था मेरे पास। उन्होंने मुझे बोला कि मेरी 15 इयर्स की मैरिज है और मेरी वाइफ जो है वो मुझे छोड़ के चली गई हैं और मुझे डिवोर्स देना चाहती हैं। तो मैंने जब लड़की की कुंडली देखी तो मुझे ठीक ठाक लगी, मुझे ना तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप लगा, लड़की भी बहुत इमोशनल और सीधी सी लगी। तो मैंने बोला कि मुझे तो लड़की की कुंडली में कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही, आप अपनी कुंडली दिखाइए। तो मैंने जब लड़की की कुंडली देखी तो ही वॉज अ वेरी टॉक्सिक गाय। मैंने बोला, आप क्या बहुत ज़्यादा फिजिकल अब्यूज़ करते हो अपनी वाइफ को, फिजिकल एंड वर्बल अब्यूज़? ही सेड कि हाँ, मैं बहुत एग्रेसिव हूँ और मैं गुस्से में कुछ भी बोल जाता हूँ, मुझे नहीं समझ में आता। मैंने कहा, आपने मारा पीटा भी है? तो ही एग्रीड टू इट कि हाँ मैम, 1-2 बार हो गया। तो मैंने कहा 15 साल बाद फाइनली उस लड़की ने हिम्मत करी है छोड़ के जाने की, वो क्यों वापस आएगी? मैंने कहा नहीं आएगी वो वापस। तो ही वॉज लाइक कि आई एम रेडी टू चेंज। अब आप बोल रहे थे ना कि चेंज होता है, तो वो दशा जब ऐसी आती है तभी इंसान चेंज होता है। तो मैंने उन्हें बोला, देखो अब तो जैसे ना इट्स टू लेट टू मेंड द थिंग्स, बट स्टिल मैं इतना कर सकती हूँ कि वो लड़की आपको डिवोर्स ना दे और आपके साथ कनेक्टेड रहे। वापस लाना अपने प्यार से, अंडरस्टैंडिंग से, ये आपका काम है। मेरा काम सिर्फ इतना है कि वो आपको डिवोर्स ना दे। पर ये पॉसिबल है कि अगर किसी की कुंडली में डिवोर्स लिखा ही है तो आप बदल सकते हो? कई बार हम रेमेडीज़ करते हैं, क्योंकि इसमें देखिए दशा और कार्ड्स में अगर लगता है ना, दिखता है मुझे कि यहाँ पे रेमेडी पॉसिबल है, वहाँ मैं रेमेडीज़ डेफिनेटली करती हूँ। क्योंकि अगर 50% चांस है तो 50 का 80-90% तक हम ला सकते हैं। अच्छा। तो ये पॉसिबल है मैम। लेकिन जैसे हमने ये सुना कि एस्ट्रोलॉजी में अगर कोई चीज़ होनी ही है वो तो होएगी, उसका सिर्फ इफेक्ट कम हो सकता है। अगर ये लिखा हुआ है कि डाइवोर्स होगा तो वो चीज़ तो वो तो होएगी ना, उसका इफेक्ट कैसे कम हो जाएगा? नहीं, देखिए कई बार डिवोर्स होता है, नेगेटिव दशा अगर निकल जाती है तो माइंड फ्रेम भी चेंज हो जाता है। मैं ज़्यादा दूर नहीं जाती, मैं अपनी फैमिली का एक केस लेती हूँ। मेरी फैमिली में एक मेरे दूर के कज़न थे, उनकी वाइफ भी उन्हें छोड़ के चली गई थी एंड वो बहुत परेशान थे क्योंकि डिवोर्स का केस फाइल हो चुका था। तो मैंने उन्हें ये बोला था कि 8 मंथ्स तक आपको बहुत पेशेंटली अपनी वाइफ को मनाना है।
मानेंगी, दशा चेंज होगी, माइंडसेट चेंज होगा, थोड़ी सी काउंसलिंग भी आप करो। अगर कोई ऐसा है इंसान, क्योंकि जब आप टैरो रीडिंग करते हैं तो उसमें दिख जाता है कि किसकी हेल्प से चीज़ें सॉर्ट हो सकती हैं। तो मैंने उनको बोला आपकी कोई कॉमन फ्रेंड या कोई कॉमन रिलेटिव या कोई ऐसा बंदा जो बहुत सीनियर है, 50+ एज का है, वो आपको हेल्प भी कर सकता है। तो 8 मंथ्स बाद जब उस लड़की की दशा चेंज हुई, उन्होंने फिर मीटिंग्स करी 2-3, फाइनली उनका डिवोर्स चल गया, उसने अपना केस वापस किया और वो लड़की वापस भी आई। तो कई बार जब नेगेटिव दशा आती है, उस दशा में आपको पेशेंस रखना होता है। ऐसा तो है नहीं कि ये दशाएं अभी आ रही हैं, ये दशाएं तो हमारे पहले ज़माने में भी आती होंगी ना लोगों के, तब भी ये राहु केतु की दशाएं होती होंगी, तब कॉन्सेप्ट नहीं था ना डिवोर्स का। तो लोग उस टाइम पे चुप रहते थे, बर्दाश्त करते थे, एडजस्ट करते थे। तो यही सलाह हम अभी देते हैं कि ये टाइम ख़राब है, थोड़ा सा चुप रहो, थोड़ा सा एडजस्ट करो, चीज़ें वक्त के साथ अपने आप ठीक हो जाएंगी। बट प्रॉब्लम ये है कि आजकल पेशेंस लेवल बहुत कम हो गया है। करेक्ट। क्योंकि अगर राहु की दशा आ रही है तो इंसान इतना ज़्यादा एग्रेसिव, इतना ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाता है कि खुद को अगर आप सामने वाले को सलाह भी दे रहे हो ना तो वो कंट्रोल नहीं करता है। ये प्रॉब्लम आ गई है आजकल। मैम जब आप किसी के चार्ट्स देखते हो, उसमें अगर ये आपको दिखता है कि वो चीटिंग करेंगे या फिर इनकी लाइफ में कोई पार्टनर आएगा, तो आपको एग्जैक्टली क्या दिखता है कि इनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा ही होगा या फिर कोई एक थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, वो टॉकिंग टर्म्स में आएंगे? आपको दिखता क्या एग्जैक्टली? देखिए, जनरली ये दिखता है कि थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होगी, और किस लेवल तक जाएगी वो थर्ड पार्टी की कार्ड्स और चार्ट्स देखने पे ही पता चलता है। एक इंडिकेशन मिलता है कि दैट देयर विल बी अ थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस। अच्छा, वो चीटिंग करेंगे या फिर वो सब नहीं दिखता एग्जैक्टली? नहीं, अगर किसी की कुंडली में शुक्र बहुत खराब है, शुक्र नीच का है, शुक्र राहु के साथ है, शुक्र सूर्य कॉम्बिनेशन है, कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे होते हैं और फिर दशाएं भी ऐसी आ गई हैं, तो वो क्लियरली चीटिंग दिखाता है कि इन्वॉल्वमेंट होगा ही होगा। मैम किसी का क्या इंटेंट भी पता चलता है कि, क्योंकि आजकल सपोज शादियां 1-1 महीने भी नहीं टिक रही और एलिमनी की डिमांड आ जाती है, तो कई बार क्या पहले ही इंटेंट, जैसे स्टार्स में आपको दिख रहा है कुंडली बहुत अच्छी है, इंसान बहुत अच्छा है, पर कोई इंसान सपोज इस इंटेंट से ही शादी कर रहा है कि मेरे को तो 1 महीने बाद यहाँ से निकलना है, तो वो इंटेंट भी पता चल जाता है? देखिए, जनरली जब इस टाइप के केसेस आते हैं तो हमें ये पता चल जाता है कि इस इंसान ने शादी किस पर्पस से की है, क्या मन से करी है या नहीं करी है, शादी से पहले ये किसी रिलेशनशिप में था या नहीं था। तो जनरली ये एक 2 वे डिस्कशन होता है विद द पर्सन कि क्या आपको मालूम था कि इनका शादी से पहले किसी के साथ रिलेशनशिप था। कई केसेस में पता भी होता है, कई केसेस में नहीं भी पता होता है। और एलिमनी के केसेस में तो जनरली पूरा पास्ट भी चेक करना पड़ता है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द इंटेंशन ऑफ टेकिंग द डिवोर्स। अब जैसे एक एनी टाइम पे ऐसे ही मेरे पास केस आया था जहाँ पे एलिमनी का केस था। उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि 2 साल की मैरिज है और मेरी वाइफ एडजस्ट नहीं कर रही है और अब वो घर छोड़ के चली गई है और अब वो मुझसे 1 करोड़ की एलिमनी मांग रही है। तो मैंने बोला 1 करोड़ आपके पास है? तो उन्होंने मुझे बोला कि देखो मैम, मैं तो 50-60 हज़ार मेरी सैलरी है, 1 करोड़ तो मेरे पास है नहीं, उसको बस मेरी प्रॉपर्टीज़ दिख रही हैं कि प्रॉपर्टी बेचो और मुझे एलिमनी दो। तो जब मैंने उस लड़की की कुंडली देखी तो वहाँ पे मुझे क्लियरली दिखा कि यहाँ पे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, वो लड़की किसी के साथ रिलेशनशिप में है और उस लड़की की जो ग्रह दशाएं थी उसमें साफ दिख रहा था कि इसको शादी की बहुत जल्दी है, ये इससे डिवोर्स लेके इससे शादी करना चाहती है। तो मैंने उन्हें बोला, मैंने कहा 6 महीने आप मुझे दो और जैसा मैं बोल रही हूँ आप बिल्कुल वैसा करो। 6 महीने बाद मैंने थोड़ा सा कार्ड्स में भी चेक किया, मैंने कहा लेस देन 20 लाख में ये केस सेट हो जाएगा। तो ही वॉज लाइक कि क्या करूं? मैंने कहा कुछ मत करो, आप इस केस को फाइट करो कोर्ट में। 3 महीने बाद वो मेरे पास आए कि मैम 50 लाख पे आ गई है। मैंने कहा अभी 3 महीने और रुको। 3 महीने बाद के बाद वो चौथे महीने मेरे पास आए कि 35 लाख पे डिमांड आ गई कि 35 लाख पे केस क्लोज करते हैं। मैंने कहा नहीं, अभी 1-1.5 महीना और करो। तो फिर फाइनली जब वो 25 पे आए, मैंने कहा अब आप इन्हें 15 लाख बोलो और ये 20 तक आपका क्लोज हो जाएगा। एंड वही हुआ एग्जैक्टली आफ्टर 6 मंथ्स 20 लाख में वो केस क्लोज हुआ। देन ही सेड कि मैम 20 में आ गई है। मैंने कहा अब क्लोज कर दो। कह रहे थोड़ा टाइम और रुको क्या? मैंने कहा नहीं, इसके आगे नहीं मानेंगी, आप चाहते हो, क्योंकि लड़की की दशा बदल रही थी। मैंने कहा अब अगर इससे ज़्यादा डिले किया लड़की अड़ जाएगी और फिर आप पे वापस बैकफायर करेगा। तो सोचिए जो 1 करोड़ की एलिमनी थी 20 लाख में सेटल हुई
विद द हेल्प ऑफ गाइडेंस ऑफ एस्ट्रोलॉजी। मैम जैसे आजकल सुनने को मिल रहा है कि चीटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का दौर आ चुका है अब तो। आप आपके पास अगर कोई आता है तो आप उनके चार्ट्स तो चेक करते ही हो, क्या आप वैसे अदरवाइज ऑल्सो ईयर का भी कुछ आप चार्ट चेक करते हो कि हाँ ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का ये ईयर होगा, जैसे 2025 का आपने पूरा एक लव हॉरोस्कोप देखा या 2026 का, अगर ऐसा होता है तो 2026 का कैसे होगा अगर आप ये देखते हो तो? देखिए 2026 की अगर मैं बात करती हूँ तो 2026 का आप देखो 2026, तो इसमें 2 की एनर्जी 2 बार आ रही है एंड 6 नंबर है, एंड 2 नंबर इज़ फॉर मून एंड 6 नंबर इज़ फॉर वीनस। तो फेमिनिन एनर्जी, दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स हैं, फेमिनिन एनर्जी बहुत ज़्यादा है। 2026 इज़ गोइंग टू बी द ईयर फॉर फीमेल्स अगर मैं बोलूँ तो। हालांकि 2026 का आप टोटल करो नंबर 1 पे आता है जो सूर्य है, और इस साल का जो राजा है वो बृहस्पति है। बट पॉलिटिक्स हो या मीडिया एंटरटेनमेंट हो या कोई भी फील्ड हो, फीमेल्स का बहुत अहम रोल रहने वाला है, एंड इवन रिलेशनशिप्स में भी फीमेल का बहुत अहम रोल रहने वाला है 2026 में। और 2026 में जिस तरह से जुपिटर प्लैनेट है हमारा मिथुन राशि से कर्क राशि से सिंह राशि में आएगा, तो ये जो 3 राशियां हैं मिथुन, कर्क और सिंह, इनके शादी के 2026 में बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जो लोग रिलेशनशिप में है 2025 में, दे कैन सेटल डाउन इन 2026, क्योंकि जुपिटर जो है वो प्लैनेट ऑफ मैरिज, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन है। तो नया काम, नया बिजनेस एंड एक्सपेंशन, फैमिली प्लानिंग, मैरिज, ये सब आप 2026 में बहुत ज़्यादा देखेंगे। बट मैम जैसे कुछ आपकी मैं प्रिडिक्शंस देख रहा था, आपने बहुत सारी प्रिडिक्शंस वैसे भी करी हैं कि फ्लड्स होंगे और डिस्ट्रक्शन होगा, उस वे में नेक्स्ट ईयर इस ईयर से भी ज़्यादा ख़राब होगा? देखिए सब 2025 में कह रहे हैं कि मंगल का साल है और 2026 आएगा तो इसका इफेक्ट ख़त्म हो जाएगा। हालांकि अगर हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हम विक्रम संवत पे चलते हैं। अभी चल रहा है विक्रम संवत 2082 एंड विक्रम संवत 2083 आएगा मार्च के बाद। तो अभी मार्च तक 2082 चलेगा, तो वो मंगल इफेक्ट अभी पूरा जाएगा नहीं। तो डेफिनेटली फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में आप बहुत सारे इंस्टेंसेस देखेंगे, जैसे कि अभी ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 अभी होगा। अच्छा, वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 में ही आप मार्च अप्रैल तक आप देखेंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ सिचुएशंस ऐसी बनेंगी। साथ ही जिस तरह से अभी डोनाल्ड ट्रंप का भी मैंने प्रेडिक्शन किया था कि उनको ये नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिलेगा, उनको नहीं मिला। और साथ ही जब ग्रहण गया था तो मैंने ये बोला था नेशनल चैनल पे कि यूएस में कहीं ना कहीं रिवोल्ट होगा अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रंप, और वो भी आपने रिसेंटली देखा है। तो अभी ऐसी सिचुएशंस यूएसए में और बढ़ेंगी। और मैम जैसे इंडियंस को लेके भी पूरे वर्ल्ड वाइड चल रहा है कि अगेंस्ट जा रहे हैं लोग थोड़ा, कि इंडियंस नहीं आने चाहिए हमारी कंट्री में, तो ये और बढ़ेगा, कम हो ये जाएगा? बढ़ेगा, क्योंकि देखिए 2026 जो है अगर हम बोल रहे हैं सूर्य राजा है, तो पॉलिटिकल लेवल पे बहुत ज़बरदस्त गड़बड़ होएगी 2026 में, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि ये 2025 से 2030 का समय ऐसा है जहाँ पे वॉर लाइक सिचुएशंस एग्रवेट होती जाएंगी, तो 26 में भी ऐसी सिचुएशंस बहुत सारी बनेंगी। हम 26 के लिए कह रहे हैं कि वर्ल्ड वॉर भी छिड़ सकती है, ऐसा आपको लग रहा है? इतना सीवियर लेवल पे जा सकता है? देखिए पूरी तरह मैं ये नहीं बोलूँगी कि वर्ल्ड वॉर शुरू ही हो जाएगी, जैसे अभी 2025 में हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, आपने देखा था कि वहाँ पे अटैक स्टार्ट हो गया था। तो ऐसे छोटे छोटे इंस्टेंसेस 2026, 27, 28 आप हर ईयर में देखेंगे। मैम सिंस आप इतने ज़्यादा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से डील करते हैं, आपके पास लोग आते हैं, कुछ ऐसा केस आपके पास आया है कि जिसमें आपको बहुत ज़्यादा हैरानी हो गई और ये एक ऐसा केस है, तो मैं चाहता हूँ वो केस बताएं हमें। देखिए ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं, जैसे आजकल एक नया कॉन्सेप्ट निकला है शुगर डैडी का। ऐसे बहुत केसेस आ रहे हैं कि मिडिल एज में जो जेंट्स होते हैं, दे आर वेरी फिल्दी रिच एंड दे आर इन रिलेशनशिप, एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप विद अदर गर्ल्स। ऐसे ही एक केस आया था जहाँ पे वो इंसान, उसने उस लड़की को, मतलब आप मानोगे करोड़ों का घर बना के दिया और उसको पूरा फाइनेंशियली सपोर्ट किया, फैमिली को फाइनेंशियली सपोर्ट किया, एंड वो लड़की उसको भी चीट कर रही थी। अच्छा। एंड मज़े की बात, हैरानगी की बात ये हुई मुझे कि वो दोनों मेरे साथ वीडियो कॉल पर आए और वीडियो कॉल पे वो लड़की मुझे बोल रही है कि इन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, मैं इनका पूरा एहसान मानती हूँ, मैं इनसे प्यार भी बहुत करती हूँ, लेकिन ये तो अपनी वाइफ नहीं छोड़ेंगे ना, अपना बच्चा नहीं छोड़ेंगे ना, और मुझे तो सेटल होना है अपनी लाइफ में, तो मैं चाहती हूँ कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म करूँ। मतलब शी वॉज ट्राइंग टू जस्टिफाई हर एक्शन। 3 साल तक वो उससे करोड़ों रुपया उसने लिया, एंड एंड में शी इज़ जस्टिफाइंग दैट थिंग कि भाई
अब तो ये तो मेरे से शादी करेगा नहीं, सो आई हैव टू मूव ऑन इन माई लाइफ। एंड उसके बाद उन्होंने मुझसे अलग से बात की, कनेक्शन किया, बात की, एंड ही सेड कि मैम बताओ अब ये क्या चीटिंग नहीं है, अब ये किसी और के साथ कनेक्ट हो गई, किसी और के साथ सेटल होना चाह रही है, और जस्टिफिकेशन ये दे रही है कि जस्ट बिकॉज यू कांट मैरी मी। ये तो मैंने इसे डे 1 से ही बता दिया था कि मैं अपनी फैमिली नहीं छोड़ूंगा। तो ऐसे केसेस बहुत आते हैं। फिर आपने कैसे सॉल्व करा इसको? मैंने यही बोला, मैंने कहा आप देखिए, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आप इनको बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहे हैं, स्टॉप दैट फाइनेंशियल सपोर्ट। एंड ऑन टॉप ऑफ दैट गाय वाज वेरी इमोशनल, सेड कि मैं फाइनेंशियल सपोर्ट तो मैम नहीं छोड़ सकता, मैंने इसको वादा किया है अगले 6 महीने तक मैं इसे सपोर्ट करूंगा। एंड पैसे तो देखो देना ही पड़ेगा। मैंने नहीं, ऐसे बहुत केसेस आते हैं, बिलीव मी, एंड आई एम शॉक्ड टू सी कि these guys are so emotionally invested in that girl, knowing the fact कि वो लड़की इन्हें चीट कर रही है, इनके साथ लॉयल भी नहीं है। उस लड़की ने उसे अगले 6 महीने का 10 to 12 लाख पर मंथ का एस्टिमेट दे रखा था कि इतना तो मेरा खर्चा होगा ही होगा। बताओ यार। और वो ये भी रियलाइज नहीं कर रहा कि मेरे साथ कर्मा ही हिट बैक कर रहा है, मैंने चीट करा तो मेरे साथ चीटिंग हो रही है। वो अपनी गलती भी नहीं रियलाइज कर रहा कि मेरे ही कर्म खराब थे। और कई केसेस में तो लड़कियां इतना रूड बिहेव करती हैं। भाई अगर तुम्हें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट दे रहा है, तुम्हें अच्छे से रख रहा है, घर दिया, गाड़ी दी, सब कुछ फैसिलिटी दी, एटलीस्ट रिस्पेक्ट तो करो उस बंदे की। लड़कियां रिस्पेक्ट भी नहीं कर रही हैं, लड़कियां और गाली गलौज कर रही हैं आगे से। ये बहुत शॉकिंग इंस्टेंसेस आते हैं मेरे पास ऐसे। और ऐसे में अगर आप समझाते हो क्लाइंट को कि भाई ये आपको इस तरह से नहीं करना चाहिए, बट वो ऐसा इमोशनल एंगल आ जाता है कि वो छोड़ ही नहीं पाते हैं। फंसे हुए हैं मैम लोग बहुत ज़्यादा। तो ये भी कुंडली का ही वो उनके स्टार्स ही ऐसे हैं क्या? स्टार्स ही ऐसे हैं, कुछ दशाएं ऐसी हो रही होती हैं, कुछ हो कि कुंडली में धोखा खाने का समय आया ही होता है। कई बार कुंडली देखते हैं तो मैं कहती हूँ धोखा तो मिल चुका होगा आपको, तो वो हंसते हुए कहते हैं हाँ मैडम मिल चुका है धोखा। तो वो कुंडली में दशाएं भी बता देती है कि अब आपका गलत इंसान से मिलोगे। क्योंकि एक मेरी क्लाइंट थी जो सेकंड मैरिज करना चाह रही थी और उनका कुछ राहु का पीरियड चल रहा था, तो वो हर बार किसी लड़के से मिलती थी, 1-2 महीने बात करती थी, फिर रिजेक्ट कर देती थी। तो कहती थी मैम कोई लड़का समझ ही नहीं आ रहा। मैंने कहा राहु का पीरियड चल रहा है, सब जो भी मिलेगा गलत इंसान ही मिलेगा। मैंने कहा ये टाइमलाइन है, इस टाइमलाइन से पहले सही इंसान मिलेगा ही नहीं। तुम 8 लड़के ट्राई कर लो, 10 लड़के ट्राई कर लो। वही हुआ, उसकी दशा ख़त्म हुई, उसको एक लड़का मिला और उसने उसके साथ सेकंड मैरिज करी। तो कई बार टाइम पीरियड बहुत इम्पॉर्टेंट होता है आपको ये बताने के लिए कि ये सही समय है किसी के साथ रिलेशनशिप में आने का या नहीं आने का। मैम एक आपकी रील बहुत वायरल हुई थी, हम सब ने देखी कि अगर आपको अपने पार्टनर को पकड़ना है तो मेरे पास आओ, सच सुनना है तो मेरे पास आओ। तो जब लोग आपके पास आते हैं और सच सुनते हैं तो ऑब्वियसली वो अच्छा तो नहीं लगता होगा या कोई सच मानने को तैयार नहीं होता होगा। तो कभी बैड एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, आप कुछ बताना चाहोगे? देखिए मेरी एस्ट्रोलॉजी का एक ही फंडा है प्रेडिक्शंस देने का कि सीधी बात, नथिंग अनाप शनाप, ठीक है। मैं इधर उधर की अनाप शनाप बातें नहीं करती हूँ। अगर आप मेरे पास आए हैं प्रेडिक्शंस लेने के लिए तो सच सुनिए, सच जानिए और अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ का डिसीजन लीजिए। लोग बहुत नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, कई बार बिलीव नहीं करते हैं, रिव्यूज़ रेटिंग्स भी ख़राब करते हैं। बट मुझे लगता है कि इन सब चीज़ों से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप सामने वाले को सही और एक्यूरेट प्रेडिक्शंस दें। अगर कोई मेरे पास परेशान इंसान आया है और बहुत इमोशनल है, रो रहा है, और उसके इमोशंस में बहकर मैं भी अगर उसके हिसाब से अच्छी बातें करूँ उसको खुश करने के लिए, तो वो मेरे प्रोफेशन को जस्टिफाई नहीं करेगा। कि मेरा काम है एक्यूरेट गाइडेंस देना, एक्यूरेट प्रेडिक्शंस देना। तो मैं अपने प्रोफेशन को जस्टिफाई करती हूँ, स्ट्रेट बोलती हूँ। कई बार लोग मुझे इस चीज़ को बहुत समझते हैं कि दैट शी इज़ वेरी रूड, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन एक्यूरेट प्रेडिक्शंस तभी निकल कर आती है जब एस्ट्रोलॉजर की नॉलेज, एस्ट्रोलॉजर की इंट्यूशन और एस्ट्रोलॉजिकल का लॉजिकल एनालिसिस कंबाइन होता है। अगर इसमें मैं इमोशनल एस्पेक्ट मिक्स कर लूँगी ना, तो मैं न्यूट्रल माइंड से रीडिंग नहीं दूंगी, तो वो एक्यूरेट प्रेडिक्शंस कभी नहीं आएंगी। इवन टैरो कार्ड्स में भी हम हमेशा कहते हैं दैट यू हैव टू बी न्यूट्रल वाइल डूइंग द रीडिंग्स। वो कहते हैं ना कि डॉक्टर अपने किसी घर वाले का ऑपरेशन नहीं कर पाता है क्योंकि वहाँ इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं।
कि ये मेरा बच्चा है, इस पे मैं सर्जरी कैसे करूं। इसी तरह एस्ट्रोलॉजर को भी बहुत प्रैक्टिकल वे में विदाउट गेटिंग इमोशनल प्रेडिक्शंस देनी पड़ती हैं। मैम आपके पास ऐसे केस भी आते हैं कि कुछ लोग रिलेशनशिप में हैं बहुत सालों से, 10-15 साल हो गए, फिर भी वो शादी नहीं कर पाते हैं फॉर सम रीज़न, तो उस केस में आप क्या करते हैं? ऐसा कोई केस आया आपके पास? ऐसे बहुत केसेस आते हैं जहाँ 5 साल 8 साल हो गए रिलेशनशिप में, लेकिन बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर शादी नहीं कर रहे हैं। क्योंकि ऐसे केसेस में हमारे पास जनरली कभी लड़की आ जाती है, कभी लड़का आ जाता है, तो हम कुंडली एनालिसिस करते हैं। कई कुंडलियों में तो साफ दिखता है कि लड़का ही नहीं चाह रहा शादी करना अब 7 साल के रिलेशनशिप के बाद, क्योंकि पता चल जाता है ना कुंडली से पर्सनालिटी की बंदा अपनी बात मनवाने की कैपेबिलिटी रखता है या नहीं रखता है। तो ऐसे 1-2 केसेस में मैंने क्लियरली बताया है कि ये लड़का ही नहीं चाह रहा है अब आपसे शादी करना 7 इयर्स के रिलेशनशिप के बाद। अगर ये चाहे तो अपने घर वालों को बहुत ईजिली कन्विंस कर सकता है। आप बताओ 7 साल के रिलेशनशिप में क्या उन्हें 7 साल पहले नहीं पता था कि फैमिली नहीं मानेगी? सही बात। रिलेशनशिप में आने से पहले तो फैमिली की परमिशन नहीं ली थी, तो अब मैरिज के लिए फैमिली की परमिशन क्यों चाहिए? एंड दैट टू आफ्टर 7 इयर्स और 8 इयर्स। 4-5 साल में ही मालूम पड़ जाता है कि ये फैमिली कितनी शुरू में ही इन्वॉल्व पता है, होता कितनी है, नहीं अपनी है। फैमिली का सबको पता होता है कि मेरे घर वाले लव मैरिज अप्रूव करेंगे या नहीं करेंगे। ऐसा एक केस आया था जहाँ पे लड़के ने डे 1 पे ही बोल दिया था कि मेरे घर वाले लव मैरिज अप्रूव नहीं करेंगे, लेकिन उस लड़की ने बोला कि कोई बात नहीं, आई स्टिल वांट टू बी इन द रिलेशनशिप। 3 साल उन लोगों का रिलेशनशिप चला और वो लड़का, अब उसकी शादी कहीं और फिक्स हो गई है। अब लड़की मुझे कनेक्ट करके बोल रही है कि मैम कुछ करवा दो। अच्छा। तो मैंने कहा देखो, उस लड़के ने डे 1 से आपको ये चीज़ बहुत क्लियरली बोली थी, ही इज़ नॉट चीटिंग ऑन यू। उसने पहले ही बता दिया था अब कुछ हो नहीं सकता है। एंड ऐसा नहीं है कि उस लड़के ने ट्राई नहीं किया, क्योंकि एनर्जी रीडिंग में साफ दिख रहा था कि उस लड़के ने ट्राई किया है। और उस लड़के ने मुझे अपनी मदर से भी बात कराई। कैन यू इमेजिन दैट? उसकी मदर ने साफ मना कर दिया, जी हमारे में ये सब नहीं होता है। थोड़ा सा बैकवर्ड एरिया था वो, तो उन्होंने बोला हमारे में ये सब नहीं होता, दोस्ती दोस्ती ठीक है, शादी तो हमारी बिरादरी के हिसाब से ही होगी। तो कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ क्लियरली पहले बोल दिया जाता है, और कई ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे इंसान बोलता है कि भाई ये बंदा मुझे मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहा है, मिक्स्ड एनर्जीज दे रहा है। अब मिक्स्ड एनर्जीज का क्या मीनिंग होता है? कई केसेस में एनर्जी रीडिंग में पता चलता है कि हाँ पसंद तो करता है, लेकिन शायद घर वालों की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। कई केसेस में साफ पता चलता है कि ये प्यार व्यार नहीं है, टाइम पास है। ठीक है, क्योंकि एक ऐसी मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे एक केस आया था कि उन्होंने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे मिले थे दोनों के दोनों, और लड़की ने बोला कि 5-6 महीने हो गए हमें बात करते हुए, बट ये लोग तो ये लड़का जब भी बात करती हूँ मैरिज की तो टाल देता है। तो मैंने जब उस लड़के की कुंडली देखी, मैंने कहा ये आपको कभी कमिटमेंट नहीं देगा, पहली बात। दूसरी बात, इसने मैट्रिमोनियल वेबसाइट पे जो अपना बनाया है प्रोफाइल, और ये ऑलरेडी बहुत सारी लड़कियों से बात कर रहा है, 3-4 लड़कियों के साथ डेट कर रहा है, और ये किसी को भी कमिटमेंट नहीं देने वाला। बताओ, मैट्रिमोनियल साइट पे भी हिंज की तरह चला रहा है। मैट्रिमोनियल साइट पे सबसे ज़्यादा ये चीज़ होती अच्छा। है। सबसे ज़्यादा केसेस मैट्रिमोनियल साइट्स के आते हैं कि मैट्रिमोनियल साइट पे मिले हैं, अब शादी में बात कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। बहुत केसेस आते हैं। अच्छा मैम, ऐसा भी होता है कि कभी कभार रिश्ता पक्का हो गया जैसे किसी का, पर फिर भी दोनों का मन नहीं कर रहा करने का, ऐसा क्यों होता है? ऐसा देखिए, कई बार कंपैटिबिलिटी इश्यूज आते हैं। जैसे कोर्टशिप पीरियड होता है, अगर अरेंज मैरिज है 3-4 महीने का कोर्टशिप पीरियड है, और उसमें ना कई बार ऐसी सिचुएशंस आ जाती है, जैसे लड़की का नेचर अलग है, लड़के का नेचर अलग है, लड़का बहुत इमोशनल है, लड़की बहुत प्रैक्टिकल है, तो लड़के को लगता है कि भाई यहाँ पे नहीं सेटिंग हो पा रही, मैं जो इमोशनल एंगल चाह रहा हूँ वो नहीं मिल पा रहा। तो ऐसे में कई बार 3-4 महीने बात करके रिश्ता टूट जाता है। हाँ, आपको ये रीजंस भी दिख जाते हैं, जैसे आपने बताया कि मैंने अगर किसी के चार्ट्स देखे तो उसमें ये दिख गया कि वो 4-5 लड़कियों से और से बात कर रहा है, लेकिन किसी को कमिटमेंट नहीं दे रहा मैट्रिमोनियल साइट्स पे। तो ऐसा भी कुछ दिख जाता है। जैसे वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम शादी में मोस्टली ये सुनने को मिलती है, डाउरी एक रीज़न बनता है कि वो शादी नहीं कर रहे, तो वो सब भी दिख जाता है। बिल्कुल दिख जाता है। एक केस आया था जहाँ पे एक लड़की ने बोला था कि मेरा बॉयफ्रेंड है रिलेशनशिप में, और वो लड़की सीए कर रही थी, तो उसकी मदर ने मना कर दिया, और वो लड़का अब कुछ बोल ही नहीं रहा है, बिल्कुल शांत है, कुछ स्टैंड ही नहीं ले रहा है मेरे लिए। तो जब मैंने कार्ड्स देखे तो मैंने उनको बोला कि आपकी शादी इस वजह से भी टूटी है कि घर वालों को एक अर्निंग लड़की चाहिए थी, आप अभी कंप्लीट सीए नहीं बने हो, आपकी पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है, आप स्टडीज़ कर रहे हो, उनको चाहिए अर्निंग मेंबर। इसी वजह से दैट इज़ द रीज़न, एंड शी अग्रीड टू इट, कि उसकी मदर ने एक बार इनडायरेक्टली बोल दिया था कि लड़की तो अभी पढ़ ही रही है, अभी तो 2 साल और पढ़ेगी, कमाएगी कब।
तो वो दिख जाता है क्लियरली कि व्हाट इज़ द एग्जैक्ट रीज़न ऑफ ब्रेकिंग ऑफ मैरिज। यंगस्टर्स के लिए नहीं, देखिए रिलेशनशिप जो है ना वो हर एज के इंसान के लिए बहुत मैटर करता है, और ऐसा नहीं है कि जेन जी के केसेस आ रहे हैं, मिड एज सेगमेंट के लोग भी आ रहे हैं एंड एल्डरली लोग भी आते हैं रिलेशनशिप इश्यूज लेकर। पर मैम आजकल ऐसा क्यों हो रहा है इतना ज़्यादा कि चीज़ें बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव होती जा रही है रिलेशनशिप वाइज को लेके, कपल्स वगैरह की बन नहीं रही आजकल, पार्टनर भी अच्छा नहीं मिल रहा, तो इस टाइम पे ही ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, एक तो मैं ये बोलूँगी थोड़ा सा सोशल मीडिया का ज़माना है, ठीक है, लोगों के पास ऑप्शंस बहुत हैं और सोशल मीडिया में इधर उधर देख के माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। दूसरा मैं ये बोलूँगी कि कलयुग है, और घोर कलयुग जब आता है तो घोर कलयुग में कहा गया है, लिखा हुआ है कि मैन एंड वुमेन आर मेंट टू बिहेव लाइक दैट। अच्छा। तो पर स्त्री से संबंध, पर पुरुष से संबंध, ये कलयुग में होना है, ये लिखा हुआ है। इसीलिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स और एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिला। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया, तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नए क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब।